हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग? अभी अपन जो पढ़ेंगे आज, अभी अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आए बच्चों। उसके बारे में डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपन ने देखा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब अपन आज बात करेंगे बच्चों वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का वेव मैकेनिकल मॉडल किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, समझाया जाता है बच्चों को अपन समझेंगे। उसमें अपन देखते हैं 3 मॉडल आते हैं इसके अंदर। पहला मॉडल आता है डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, जो क्या बताता है डुअल नेचर ऑफ मैटर। सेकंड आता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और थर्ड आता है श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो बच्चों के अपन यहाँ पे करेंगे वो क्या है, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, जो क्या कहता है डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब क्या है, अगर आपको पता हो तो हमने क्या कहा था बच्चों, स्टार्टिंग में बताई थी ये बात कि लाइट जो होती है, लाइट 2 फॉर्म में ट्रेवल करती है, या तो पार्टिकल की फॉर्म में कर सकती है या वेव की फॉर्म में कर सकती है। बात समझ में आती? तो डी ब्रोगली ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसने क्या बताया कि जिस तरह से लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट 2 टाइप का नेचर शो करती है, पार्टिकल और वेव वाला, ठीक ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी क्या करेगा बच्चों, 2 टाइप का नेचर शो करेगा। मैटर है, कोई भी मैटर है, मैटर में क्या चीज होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन। एटम, एटम के अंदर क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बच्चों जब बात की गई तो क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, डुअल नेचर शो करता है। पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह भी बिहेव करेगा। अब लुईस डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो बिहेव करता है वेव और पार्टिकल दोनों की तरह। अब लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गई, उसको अपन बताते हैं 1/p की फॉर्म में। ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू अपन h/p ले सकते हैं। ठीक है, h/p क्या हो गया, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ले रहे हैं बच्चों, p की जगह पे क्या रख देंगे, h/mv। p क्या होता है असल में, h तो है प्लैंक कांस्टेंट, p क्या है बच्चों, मोमेंटम होता है। और मोमेंटम निकालने का फार्मूला क्या होता है, m * v, मास * वेलोसिटी। ये वैल्यू रख के अपन निकाल सकते हैं लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा क्या है बच्चों, वेवलेंथ है। वेवलेंथ को अपन इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ये रिलेशन निकल के आता है। अब बच्चों अगर अपन बात करते हैं तो आइंस्टीन का इक्वेशन था किसके लिए, जब लाइट है या अपन बात करें मैटर जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है mc², जहां पे E = एनर्जी, m है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास और c यहां पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है। बात समझ गए? अब यहां पे अपन प्लैंक की थ्योरी की बात करें तो E = hν होता है। ध्यान है आपको, जब प्लैंक क्या कहता है, प्लैंक वेव नेचर को बताता है। तो प्लैंक की थ्योरी क्या बताती है कि अगर अपन किसी वेव का क्या बता रहे हैं, एनर्जी बता रहे हैं, तो hν की फॉर्म में बताते हैं। ध्यान है आपको बच्चों, 2 चीजों पे अपन क्या करेंगे, रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज समझना। ठीक है, अभी तक क्या कहा था, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैटर 2 तरह का नेचर बताता है, डुअल नेचर बताएगा, पार्टिकल भी बताएगा और वेव भी बताएगा। अब यहाँ पे अपन ने देख लिया पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करते, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लैम्डा का वैल्यू निकल के आता है h/mv। इतना समझ गए अपन? अब अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, आइंस्टीन का इक्वेशन अपन ने रखा। सबसे पहले आइंस्टीन का इक्वेशन क्या है, E = mc², जो किसके लिए होता है, पार्टिकल नेचर के लिए होता है। समझ गए? प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या बताती है बच्चों कि जो है इलेक्ट्रॉन, या अपन कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, या हम कहेंगे कोई मैटर जो है, मैटर कैसा बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करेगा। बात समझ गए? जब मैटर क्या कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, तो अपन उसको बताते हैं E = mc² से। जब मैटर आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, वेव की तरह बिहेव करेगा, तो एनर्जी कैसे निकालोगे, hν की फॉर्म में निकालोगे। अब आपको पता है hν की जगह पे अपन c = न्यू लैम्डा होता है। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है न्यू = c/λ निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो E = h * c/λ। न्यू का वैल्यू अपन ने यहां से निकाला, न्यू का वैल्यू अपन को पता है क्या होता है बच्चों, c/λ होता है। तो वही अपन वैल्यू यहां पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, E = h c/λ। क्लियर? अब यहां पे देखो, अब दोनों वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं, एनर्जी दोनों फॉर्म में निकल रही है, पार्टिकल फॉर्म में, वेव फॉर्म में, दोनों को रख दिया mc² = E h/λ। c की c कैंसिल आउट, क्या बचा आपका mc = h/λ। अब आपको पता है मोमेंटम h/λ से होता है। ठीक है, तो लैम्डा = h/p, ये अभी अपन निकाल के आए थे। ठीक है, तो लैम्डा = h/p है, तो अकॉर्डिंग टू बोथ अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बच्चों, mc = h/λ था, और यहाँ पे अपन p रख सकते हैं, तो mc = किसके इक्वल हो गया, p के इक्वल हो गया। बाकी नहीं, यहाँ पे क्या किया था आपने, h/λ रखा ना बच्चों, और p का वैल्यू पता है आपको, h/λ होता है, लैम्डा का अपन बता दें h/p होता है, तो यहाँ पे mc = किसके इक्वल हो गया, p के इक्वल हो गया। अब आगे अपन बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग, अब बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हमने क्या कहा था बच्चों, mvr क्या होता है, nh/2π के इक्वल। बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जब अपन बात करते हैं एनर्जी क्या निकालते हैं, mvr = h/2π, 2πr = h/mv हो सकता है। बात समझे? अब यहाँ पे देख लो बच्चों, लैम्डा = h/p आया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वैल्यू रख सकते हैं, 2πr = nh/p। बात समझ गए? ये बात समझ में आई कि बच्चों कंफ्यूजन हो रहा है तो बताओ। यहाँ पे देखो लैम्डा = h/mv है,
ठीक है। तो h यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे देखना लैम्डा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, h अपॉन mv, और ये अपन को पता है mv की जगह पे अपन क्या ले सकते हैं, लैम्डा की जगह पे क्या ले सकते हैं, h अपॉन p, ठीक है। तो ये h तो था यहाँ पे, h अपॉन p रख दिया अपन, mv की जगह पे क्या रख दिया बच्चों, p रख दिया। बात समझ गए, nh अपॉन mv का, mv की जगह पे अपन क्या ले सकते हैं, p ले सकते हैं, तो 2 पाई l इज इक्वल टू nh अपॉन p हो गया, ठीक है। तो 2 पाई l इज इक्वल टू n अपॉन, और h अपॉन p अपन को पता है लैम्डा t इक्वल होगा तो n अपॉन n इनटू लैम्डा हो सकता है, जहाँ पे n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स है, और यहाँ पे लैम्डा क्या हो गया, उसकी वेवलेंथ होगी। बात समझे, तो बोर के अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका रेडियस और अपन निकालते हैं इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं कितना आएगा बच्चों वेव का। बात समझे, पॉइंट क्लियर हो। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब बच्चों बोर के अकॉर्डिंग अपन ने निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एमबीआर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होता है, और ये वैल्यू चल के अपन क्या कर सकते हैं, इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 पाई अगर निकालना हो आपको तो किससे निकालोगे, n अपॉन n इनटू लैम्डा से निकालोगे, जहां पे ये रिलेशन जो है बच्चों ये अपना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। ये वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया, पर जो मेन रिलेशन काम करेगा वो क्या करेगा, एमबीआर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, जो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अपन इसके थ्रू क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है किसी तरह वेव की तरह मूव करेगा तो डी ब्रॉगली कहता है, और यही बोर का मॉडल जो है वो भी क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करना है, शो करता है, मतलब कंटीन्यूअस का जो नेचर है वो कैसा होता है, इस तरीके से मोमेंटम चलता है। और मोमेंटम निकालना, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है बच्चों। ये क्या हो गई आपकी डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर, समझ में आ गया आपको। अब अपन नेक्स्ट वाले पे चलिए, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्लियर है बच्चों, यहाँ कुछ न्यूमेरिकल करना है इसके ऊपर, ठीक है। नोट करो न्यूमेरिकल का, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये रख कर दो, यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख देती हूँ मैं, इसको नोट करो। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल का मास ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास दे दिया आपको, मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1 mg, वेलोसिटी दे दी इसकी बच्चों 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या पूछा है आपसे, मास वेलोसिटी है, आपसे पूछी गई है बच्चों वेवलेंथ पूछा, ठीक है। और h का वैल्यू आपको बताइए 6.626 इंटू 10 टू द पावर कितनी होती है, माइनस का 34 जूल, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। क्या जूल पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल का मास दे दिया आपको 1 मिलीग्राम, ठीक है। वेलोसिटी इतनी दे दी, वेवलेंथ पूछी है, और h का वैल्यू भी अपने को गिवन है। h का वैल्यू कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, उसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है, जो दिया हुआ वो रखोगे, और नहीं दिया हुआ तो आपको याद है वो रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग h अपॉन mv, h अपने को पता है, गिवन है, ठीक है। h का वैल्यू हो गया ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों मास देखोगे, मास क्या है 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम की अपन ग्राम में निकालते हैं मास को, तो क्या लिखोगे 1 इंटू 10 टू द पावर -3, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिलीग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 0.001, और उसको अगर मैं करना चाहूँ आगे पॉइंट के आगे लाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा 10 टू द पावर -3। बात समझ गए, ठीक है। तो आप लिखोगे इसको 10 टू द पावर -3 ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया, वेलोसिटी हमारी गिवन है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो, कितना आंसर आता है बताओ।
ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल, और मास की तरह ये आवा आपका 1 इंटू 10⁻³ ग्राम इंटू वेलोसिटी दी हुई है 4.5 इंटू 10⁵ 34 में से 3 माइनस होगा, कितना बच गया? 10⁻⁻31, और 5 ऐड हो जाएगा ऊपर जाके, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻36। अब मल्टीप्लाई करके निकालो कितना आंसर आएगा। एक पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं तो एक पॉइंट यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो कितना हो गया बच्चों? 66.26 डिवाइडेड बाय 45 ऊपर है इंटू 10⁻⁻36। डिवाइड करो, आंसर निकालो कितना था। अगर इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10⁻²। आगे नहीं, ऊपर नीचे प्लस के 2 में, ऊपर जाकर माइनस के 2 में हो जाएगी तो कितना हो गया? 38। ठीक है, तो अब क्या आ गया? 6626 को 45 से डिवाइड करो, कितना आता है? 45। कितना हो गया बच्चों? 14724 कितना है? 147.24 इंटू 10⁻⁻38। अपन क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे देखो 1.47 लिख सकते हैं, आगे नहीं क्योंकि पॉइंट आगे ले लेंगे, तो क्या आ गया? 1.47 इंटू 10⁻⁻36। 2 कैंसिल कर दिए, 36 आ गया वैल्यू। आंसर सही है, क्लियर है? हाँ, 1.47 इंटू 10⁻⁻36 आ जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे कैलकुलेशन हुआ। अब चलिए हम सेकंड वाले पे, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको रख कर दो। अब बच्चों आते हैं ऊपर सेकंड वाले मॉडल पे, जो क्या होता है? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब नाम से समझ में आ रहा होगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ सेम टाइम। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी इलेक्ट्रॉन की उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ पता नहीं लगा सकते। मतलब इस पोजीशन पे वो वहां मूव कर रहा होगा बच्चों, वो दोनों चीजें एक साथ नहीं लगा सकते। अब या तो इलेक्ट्रॉन का पता लगाओगे कि वो इस पोजीशन पे है और उसका उस वक्त मोमेंटम क्या है, वो एक ही चीज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों चीजों को एक साथ हमें फाइंड आउट करना क्या होता है बच्चों? डिफिकल्ट होता है। यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है। मतलब अगर दोनों वैल्यू हम निकालते भी है तो क्या होगा? जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम निकाला, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, पोजीशन बदल देगा, पोजीशन के साथ उसका मोमेंटम भी बदल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? इसको अपन बताते बच्चों रिलेशन से, डेल्टा एक्स डेल पी, ठीक है, इज ग्रेटर देन, या अपन क्या कहेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। 4π से वो बड़ा होगा या ज्यादा होगा? 4π h/4π क्या हो गया? उसका पूरा कंप्लीट अपन कह सकते हैं क्या है? सर्कुलर पाथ है। अब उस सर्कुलर पाथ पर इसकी पोजीशन और ये निकालना क्या होता है बच्चों? कभी भी इक्वल नहीं आता, ये इक्वल से ज्यादा ही होगा दोनों का कैलकुलेशन। बात समझ में आई? ठीक है, p अपन को पता है p क्या है बच्चों? मोमेंटम है। x क्या है? उसकी पोजीशन है। ठीक है, p मोमेंटम है। मोमेंटम का वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं? m × v। ठीक है, अपन वैल्यू रख सकते हैं इसकी, इज ग्रेटर देन h/4π, ग्रेटर और इक्वल देन h/4π। और अगर अपन b को इस तरफ रख देते तो m इसकी क्या आ जाएगा बच्चों? अपॉन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब अगर x का वैल्यू 0 है तो b क्या होगा बच्चों? इन्फिनिटी होगा। अगर x अपन कह देते हैं भाई उसकी पोजीशन हमको पता नहीं है, पोजीशन 0 है, तो उसका क्या हो जाएगा? मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी हम कह सकते हैं क्या हो जाएगी बच्चों? हाईएस्ट हो जाएगी। या फिर अपन कहते हैं कि अगर उल्टा हो सकता है, x की पोजीशन पता है तो अपन को इसकी वेलोसिटी का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आया बच्चों? ये बना v = देखो m × v है, m × v = क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। और अपन इसको क्या करते हैं? b को इस तरफ रख लेते तो बच्चों m आ जाएगा यहाँ पे। m इसके अपॉन में आ सकता है क्योंकि इक्वल की इस तरफ आते हैं तो क्या हो जाएगा? वो अपॉन में चला जाएगा। तो अपन उसका वैल्यू रख के अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अपन ने क्या बोल दिया बच्चों? सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको क्या कहता है कि आप सेम टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। या तो आप पोजीशन ही पता लगा पाओगे या फिर आप उसका मोमेंटम ही कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों चीजों को एक ही टाइम पे फाइंड आउट करना मुश्किल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, उसका जो मूवमेंट होता है बहुत फास्ट होता है। हमने कहा था जैसे लाइट की स्पीड होती है, ठीक ऐसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी क्या होती है? फास्ट होती है। तो आप उसको दोनों चीजों को एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ठीक है, अब आते हैं बच्चों अपन थर्ड पे, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। वो जो वेव मैकेनिकल मॉडल आता है एटम के लिए, तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आती है जिसकी इक्वेशन बच्चों आपको सिर्फ लर्न करनी पड़ेगी।
ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपको सीधा लर्न करना पड़ेगा बच्चों। ये जो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, टू फाइंडिंग, ये क्या है, दिस इक्वेशन इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी अपन बताते हैं कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर उसके ऑर्बिटल में क्या हो सकती है, कि मतलब इस इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है बच्चों, उसके ऑर्बिटल में मिलेगा। उसके ऑर्बिट में मिलेगा तो ऑर्बिट जो है वो अलग अलग एक्सिस पे अपन बता दिए, एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे टोटल उसके फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी को अपन किससे बताते हैं, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से बताते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि बेस का जो है इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, बात समझ गए। इस इक्वेशन को आपको लर्न करना पड़ेगा। ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन जो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी को बताती है कि वो जो एटम है, एटम के चारों तरफ क्या है बच्चों, न्यूक्लियस के चारों तरफ ही वो मास है जहाँ पे क्या पाया जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को अपन इस इक्वेशन से, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन के थ्रू बताते हैं। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया बच्चों? अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो कि है आपका क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे बच्चों क्वांटम नंबर होते क्या है। अब बच्चों देखो अपन बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर असल में क्या होते हैं बच्चों, हमें एटम के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसको अपन बताते हैं क्वांटम नंबर से। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं कि किसी भी इंसान के रहने के लिए क्या होता है बच्चों, आपको पूरा एड्रेस पता होना चाहिए कि किस शहर में रहता है। शहर के बाद अपन क्या बोलेंगे कि कौन सा उसका क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका शहर क्या है। शहर के बाद आप क्या बताओगे किस सिटी में रहता है, और सिटी में रहने के बाद वो सिटी जो है वो कैसी है। जैसे अपन बताते हैं किसी पर्सन के बारे में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल होनी चाहिए। सेम इसी तरह से जब हम किसी एटम के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो एटम के अंदर अपन को क्या बताता है, क्वांटम नंबर, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। 4 टाइप के होते हैं क्वांटम नंबर। पहला बोलते हैं अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है बच्चों। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको अपन क्या बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका शेल और उसका ऑर्बिट होता है, जिसको अपन किससे बताते हैं बच्चों, एन से बताते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने क्या कहा था, ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, हमने पढ़ा था बोर के अंदर। बोर के अंदर हमने क्या बताया था बच्चों, शेल्स होती है जिसको अपन के एलिमेंट नाम देते हैं या 1 2 3 4 देते हैं, और उसको किससे बताते हैं, एन से बताते हैं। याद है आप लोगों को? एन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एन इक्वल टू 1 है, मतलब 1 किस में रखा हुआ है, के में रखा हुआ है। एन इक्वल टू 2 है तो मतलब किस में, एल में। एन इक्वल टू 3 है तो किस में हो गया, एम में। एन इक्वल टू 4 है तो किस में हो गया, एन में। फिर एन इक्वल टू 5 है तो किस में, ओ में। और ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। के एलिमेंट शेल्स का नाम होता है बच्चों, और यहाँ पे एन का वैल्यू अपन 1 2 3 4 शेल्स बताते हैं। वो शेल्स यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने पाया जाएगा। ठीक है, अभी तक नील बोर्ड ने क्या बताया था बच्चों, ये चीज ध्यान देना। ये तो हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से दूर पे अपन ने कहा था शेल्स जो होती है वो बाहर की तरफ निकलती हुई होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये शेल्स को अपन क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसको हम एन से बताते हैं। और इनका नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 या फिर के एल एम एन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अपन ने कहा था इन शेल्स में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन शेल्स को अपन ऑर्बिट भी कहते हैं। अब बच्चों इसी ऑर्बिट में क्या होता है, दूसरी चीज आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एल से बताया जाता है। एल असल में क्या होती है बच्चों, सब शेल्स होती है। सब शेल्स का मतलब समझ में आया, इन शेल के टुकड़े कर दिए जाए। बात समझे? जैसे मान लो ये तो क्या है आपका बेसमेंट है जहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आपने कहा कि बेसमेंट के बाद ऊपर की तरफ फ्लोर्स बनेंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है, या तो हम मान लेते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे ले लेते हैं। बेसमेंट है, बेसमेंट के बाद फर्स्ट फ्लोर आ गया। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर होंगे जहाँ पे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और हम कहते हैं बेसमेंट में क्या है भाई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। जैसे अपन बता दें कोई बिल्डिंग के अंदर, किसी भी बिल्डिंग है, ठीक है, किसी सोसाइटी की बिल्डिंग है जिसमें बेसमेंट में क्या होता है, ऑफिस है, और ऊपर की तरफ लोग रहते हैं। तो आप क्या कहोगे, ऑफिस मतलब क्या, जहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, मेन लोग रह रहे हैं, और ऊपर की तरफ कौन है, इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने जैसे नॉर्मल लोग। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों, तो हर फ्लोर के ऊपर क्या होता है, सिर्फ फ्लोर पे तो रहते नहीं होंगे खुले, कहाँ रहते होंगे, फ्लोर पे कुछ ना कुछ रूम्स बने होंगे जिसमें लोग रहते हैं। बात समझ में? ठीक इसी तरीके से इन अपन अगर इनको फ्लोर मान ले तो फ्लोर के अंदर क्या होंगे बच्चों, रूम बने हुए होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, सबशेल्स कहते हैं, या फिर हम इनको क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स कहते हैं। बात समझ गए? इसको अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एल का वैल्यू क्या आता है बच्चों, 0 1 2 3, और जब हम इनको नाम देते हैं तो हम देते हैं एस पी डी एंड एफ। बात समझे? एल का वैल्यू क्या हो गया, 0 1 2 3, और नाम देना होता है एस पी डी एफ। वहाँ पे एन का वैल्यू क्या था, 1 2 3 4, नाम क्या थे, के एल एम एन। बात समझ गए? अब अपन ने क्या कहा भैया, ये तो फ्लोर है, फ्लोर के अंदर जो कमरे बने हुए हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब अपन ने क्या बताया बच्चों, एस पी डी एफ होता है।
अब यहाँ पे गौर करना, अब इनके स्ट्रक्चर भी मैं आपको यही बता देती हूँ। अब मान लिया अपन ने एक फ्लोर पे ये 4 टाइप के रूम है भाई। अपन ने क्या कहा, फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर रूम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। बात समझ गए? फ्लोर तो आपकी केएलएम में शेल हो गए, ठीक है। अब शेल के बाद सब शेल बोला अपन ने इसको, फ्लोर के ऊपर कमरों को क्या कह दिया, सब शेल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका पाया जाएगा। एसपीडीएफ होगा बच्चों, तो अपन ये कहते हैं भाई डिफरेंट टाइप के रूम्स हैं। एक है छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा, ठीक है। कितने टाइप के रूम हो सकते हैं फ्लोर पे भाई? एक हो सकता है 1 पर्सन के रहने जैसा, एक हो सकता है 2 पर्सन के रहने जैसा, एक होता है फैमिली के लिए, एक जॉइंट फैमिली के लिए बता दिया। समझ गए बात? तो ये रूम कैसे बने हुए बच्चों? छोटे बड़े बड़े बड़े, बात समझे? अब एस जो होता है ना बच्चों, एस ऐसा होता है सबसे छोटा रूम जिसमें मात्र 2 जने रह सकते हैं, बात समझे? उसके बाद आते हैं अपन पी। पी ऐसा है जिसके अंदर क्या है, 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जिसमें एक कंपार्टमेंट में 2 जने, फिर 2 जने, फिर 2 जने, टोटल रह सकते हैं 6 जने। यहाँ 2 जने, यहाँ 6 जने। अब आते हैं बच्चों डी पे। डी क्या है? डी जॉइंट फैमिली के लिए भैया 5 उसके पार्टीशन दे रखे एक ही कमरे में। इतना बड़ा कमरा है कि 5 पार्टीशन दे दिए। उस 5 पार्टीशन में, एक पार्टीशन में 2 जने रह सकते हैं, तो 5 में कितने रह सकते हैं? 10, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों एफ पे। तो एफ तो है भैया और भी बड़ा, कितने लोगों को बुला लो, ऐसा पार्टीशन जिसमें कितने हैं, 7 पार्टीशन दे रखे हैं बच्चों, बात समझिए? 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर एक पार्टीशन में 2 जने रह सकते हैं, तो 7 पार्टीशन में कितने जने रहेंगे? 14, बात समझ गए? तो अपन ने क्या बताया बच्चों, अभी अपन ने कहा था शेल्स है। शेल्स अपन ने कहा था भैया फ्लोर है, केएलएम है। फ्लोर के ऊपर कमरे हैं जिनको अपन ने एल से बताया। एल को अपन ने क्या कहा, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल, जिनको हम सब शेल या ऑर्बिटल भी कहते हैं। इनके नाम क्या होते हैं, या तो नंबर दो तो 0 1 2 3 से चालू होते हैं ये, और अगर इनका नाम दिया जाएगा तो एसपीडीएफ होगा। मतलब अगर 0 की बात की जा रही है तो एस के लिए, 1 की बात की जा रही है तो पी के लिए, 2 की बात की जा रही है तो डी के लिए, और 3 की बात की जा रही है तो एफ के लिए, बात समझ गए? अब अपन ने इनका थोड़ा शेप ऐसे समझ लिया, एस सबसे छोटा है, ऐसा छोटा रूम जिसमें 2 जने रह सकते हैं। अब ये जो बच्चे जो जने रह रहे हैं वो असल में है क्या चीज़, वो असल में इलेक्ट्रॉन्स है, बात समझे? जो लोग रह रहे हैं, लोगों के रहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात की थी मैंने। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, पी में आ सकते हैं 6, डी में आ सकते हैं 10, और एफ में आ सकते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते, बात समझ गए? तो हमें कैपेसिटी पता चल रही है एसपीडीएफ की, बात समझिए बच्चों? अब अपन आ जाते हैं किस चीज़ पे, इसके स्ट्रक्चर के बेस पे। हाँ हाँ, हमने क्या बताया बच्चों, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी बताई। इसका मतलब एस में 2 रह सकते हैं तो पी में 6 रह सकते हैं। अब कम भी तो हो सकता है भाई। अगर मान लो कोई फैमिली रहने के लिए आई है, फैमिली को बता दिया भैया 14 जने रह सकते हैं, इतना बड़ा रूम बना हुआ है। अब 14 जने रह सकते हैं तो उस फैमिली में 10 ही जने हैं, पर उनको तो एफ ब्लॉक चाहिए, एफ ही चाहिए, एफ वाला कमरा ही चाहिए, तो रह सकते हैं वो लोग, ठीक है। वो क्या करेंगे फिर, 10 जने तो 5 पार्टीशन यूज करेंगे, 2 पार्टीशन खाली रहेंगे, कोई नया आया तो रह ले, बात समझे? तो जहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वहाँ कम लोग तो रह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। फिर 14 के बाद ज़्यादा शिफ्ट कर ही नहीं सकते, कैपेसिटी खत्म है। यहाँ पे भी मैक्सिमम 10 के बाद नहीं आएगा, यहाँ मैक्सिमम 6 उसके बाद नहीं आएगा। ऐसे तो छोटा ही है, 2 जनों को ही रखेगा, 2 के बाद लेगा ही। मेरी बात समझ पाई? ठीक है। तो यहाँ बच्चों हमने इनकी कैपेसिटी समझ ली। अब इसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हाथों हाथ, ठीक है। एस जो होता है ना बच्चों, एस का अपन ने क्या कहा, एस का स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब छोटा सा गोला, बात समझे? एस जो है छोटा ही है, इसमें 2 ही रखना चाहिए। तो ये जिससे अपन बात करते हैं ना, ये देखो हमने क्या कहा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद के शेल है ना। के शेल के अंदर क्या बताते हैं बच्चों, 1, उसके अंदर क्या आ रहा है आपका सबशेल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपका एस जो है, एस कैसा मिला, गोल मिला, ठीक है। सर्कुलर शेप होता है इसका, स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है, एस शेप ऐसा होता है। एस ऑर्बिटल कहीं से भी उठा ले अपन, एस ऑर्बिटल यही होगा, ठीक है। अब आपको क्या बताई थी बात मैंने, बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या कहा था, एल का वैल्यू 0 1 2 3, एसपीडीएफ मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप के रूम है। अभी डिफरेंट टाइप के रूम हर फ्लोर पर होंगे, मेरी बात समझे? ये जो डिफरेंट टाइप के रूम है ये हर फ्लोर पर होंगे, कि भाई छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा, ये 4 टाइप के रूम अपन ने देखे, ये हर फ्लोर पे पाए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर एस यहाँ पे मिल रहा है के में, तो एस एल में भी मिलेगा, एस एन में भी मिलेगा, एस एन में भी मिलेगा, एस सब में मिलेगा, क्लियर। अब आते हैं बच्चों सेकंड वाले पे, पी वाले पे। पी का जो शेप है, पी का शेप कैसा पाया जाता है, पी का शेप होता है बच्चों डबल शेप, ठीक है, बात समझे? अब पी का जो शेप है डबल शेप है इस तरीके का, तो आप खुद देखो पी का शेप जो है ना बच्चों, ये तो क्या है, स्फेरिकल गोल है, गोल में 2 जने रह लिया खत्म। अब पी का अगर आपको याद हो तो पी के 3 कंपार्टमेंट थे,
जिसमें अपन कहते हैं पी एक्स वाला है, पी वाई वाला है, पी जेड वाला है। इसका मतलब समझे, पी क्या है एक्स, एक्स एक्सिस पे, पी वाई वाला किस पे होगा बच्चों, वाई एक्सिस पे, पी जेड वाला कहाँ होगा, जेड एक्सिस पे। अलग अलग बनते हैं ये, तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि स्ट्रक्चर अगर अपन देख लें ना बच्चों शॉर्ट में, तो पी का हम कैसे बताते हैं, अगर पी आप एक्स का बता रहे हो तो ये एक्स वाला बता दिया अपन ने, है ना। अगर मैं इसको वाई एक्सिस दे दूँ, घुमा दूँ, वाई एक्सिस पे कर दूँ, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ लो, ये देखो ये ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। ये है आपका एक्स, ये है वाई और ये है आपका जेड, ठीक है। ये है एक्स, ये है वाई, ये आपका जेड। यहाँ पर भी एक्स है, ये वाई है, ये आपका जेड है। तो पी एक्स वाला क्या होगा, पी एक्स, पी वाई वाला क्या होगा, ये पी वाई, और पी जेड वाला क्या होगा बच्चों, ये देखिए पी जेड, ठीक है। ये हमने कहा था 3 कंपार्टमेंट है, तीनों कंपार्टमेंट के साइज बता दिए, वही शेप ऐसे हैं, इस शेप के बने हुए। ऐसे बता दिया गोलाकार कमरा बना हुआ है, ठीक है। इनका बता दिया डबल शेप का कमरा बना हुआ है। बात समझे, पी एक्स पी वाई और पी जेड के अंदर समझ लिया आपने, क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं बच्चों अपन थर्ड वाले पे, डी वाले पे। अब डी में अपन ने क्या बताया था, 5 कंपार्टमेंट है, पांचों कंपार्टमेंट का साइज अलग अलग है। यहाँ देखो अब ये क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, ये ध्यान देना, डी के अंदर जो है पी में क्या थे, डबल एस होल वाला, ये वाला क्या है पी, तो डी बच्चों कैसा होता है आपका, डबल डंबल होता है। पी में ये डंबल, डी में क्या आएगा, डबल डंबल होंगे। डबल डंबल शेप मतलब ऐसे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इसके 5 पार्ट है, मैं पांचों यही बना देती हूँ, 5 कंपार्टमेंट है ना, हाँ कि नहीं, ठीक है। 5 में बच्चों क्या होता है, एक तो होता है ये देखो एक्स और ये वाई, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, बात समझे। अब हमने क्या बता दिया इसको, एक्स और जेड, ठीक है, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, ठीक है। एक तो क्या हो गया डी एक्स वाई, ये वाई ले लो सॉरी, वाई जेड और ये एक्स जेड, ठीक है। आपके डंबल क्या होंगे बच्चों, दोनों एक्सिस के बीच में होंगे, बात समझे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, फिर चौथा वाला आता है बच्चों, आपका नाम आता है इसका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है बच्चों डी जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्सिस के ऊपर पाया जाएगा, तभी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। जेड वाले का मतलब क्या होगा, मतलब इसी जेड एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इन दोनों पर क्या है, जेड एक्सिस पे ही दोनों लोग मिल गए, बात समझे। तो उसको अपन ने क्या बताया, डी जेड स्क्वायर बताया। दूसरा डंबल भी इसी पे मिलेगा, जैसे ये जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस पे क्या हुआ, एक तो आगे की तरफ से, एक ऊपर की तरफ से, तो ये 3D स्ट्रक्चर है, उसको अपन सामने भी देख सकते हैं, बात समझे। जैसे इसके ऊपर अगर मैं बता दूं ना, यहाँ पे एक डंबल यहाँ आ गया, तो एक डंबल इसके ऊपर ऐसा इसी एक्सिस पे है, दूसरी एक्सिस पे नहीं गए, बात समझे, ठीक है। तो अपन ने क्या कहा था बच्चों, डी जो होता है, डी 5 टाइप का होता है, जिसमें एक क्या होता है डी एक्स वाई, मतलब इसके लोग एक्स वाई एक्सिस के बीच में है। डी वाई जेड, मतलब इसके लोग वाई और जेड एक्सिस के बीच में है। डी एक्स और जेड का मतलब इसके लोग, दोनों लोग एक्स और जेड के बीच में है। उसके बाद आता है बच्चों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब चौथा वाला पार्टीशन, जिसके अंदर इसके लोग इसके एक्सिस पे हैं, इसकी एक्सिस के ऊपर पाए जाएंगे। और डी जेड स्क्वायर पे अपन क्या बोलेंगे, लोग जो होते हैं दोनों लोग जेड एक्सिस पे मिलेंगे, बात समझ गए मेरी, क्लियर है बच्चों इतना। तो डी का अपन ने क्या कह दिया भैया, 5 पार्टीशन है, पांचों पार्टीशन का शेप दे दिया, ठीक है। अब बना लो उसको साथ में, नोट कर लो मेरे साथ ही, ठीक है, या फिर बना के लाओगे, मैं आपको होमवर्क दूंगी, फिर होमवर्क में बना के लाना, एक्स एस वाले का, पी वाले का, डी वाले का बना के लाओगे। डायग्राम समझ में आ गया। एफ वाले का बच्चों अपन लोग नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं, उसका एक रीजन है। आपको एस पी और डी के स्ट्रक्चर समझ में आ गए। एक्चुअली एक्स का, एफ का जो बच्चों स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है 7 पार्टीशन है, उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो 3D में बनता है और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। ये आप नेट पे जाके घर पे सर्च करिएगा, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि मैं इसको बोर्ड पर ड्रॉ ही नहीं कर सकती, क्योंकि डिफरेंट एक्सिस में, डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट ज्योमेट्री होगी, जो कि क्या होगी 3D स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग अपने हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए एफ के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते ही नहीं हो, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है
इसीलिए क्या है, उसको बोल देते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, 7 पार्ट है, इतना समझ लिया आपने, उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर काफी है। इतना क्लियर है बच्चों। अब आते हैं अपन अपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको अपन m से बताते हैं। अब m क्या चीज है बच्चों, ध्यान देना। ये क्या हो गया, जैसे मैंने बताया आपको, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका s ऑर्बिटल, s के बाद दूसरा ऑर्बिटल आया 2s, 2 वाले में जाएगा वो देखो उधर, k एलिमेंट चलती, k वाले में पहला होगा तो 1s, l वाले में इसको नाम दिया जाएगा 2s क्योंकि सेकंड फ्लोर का है, सेकंड फ्लोर का s रूम है। m वाले पे आते हो तो इसको नाम दोगे 3s, n वाले पे आते हो तो इसको नाम क्या दोगे 4s। बात समझ गए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है ना, इनके बीच का क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, इधर ही मिलेगा। अब वो एक स्पेस बीच में जो आता है, जहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हो जाती है 0। उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं बच्चों, नोडल एरिया कहते हैं। बात समझे, बात समझे। जैसे मान लो इसको अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो मैं बताती हूँ, ये वाला है 1s के लिए, ये वाला है 2s के लिए, ये वाला है 3s के लिए। बात समझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, s के अंदर खुद के अंदर तो नहीं होगा, लेकिन 1s और 2s के बीच में वो एरिया यहाँ पे तो आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो वो एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है वो क्या कहलाता है, आपका नोडल एरिया कहलाता है। बात समझ में आई। और अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर असल में क्या बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जिसको s के लिए तो इसका वैल्यू आता नहीं है, s के लिए 0 हो जाता है ये, क्योंकि s ऑर्बिटल के अंदर नहीं मिलता, 2 से 3 ऑर्बिटल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे क्या हो जाती है, वो प्रॉपर्टी 0 हो जाती है, जो कि नोडल एरिया कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। s के लिए ये हो गई। p के लिए बच्चों अपन बात करते हैं तो p का कहाँ पे आता है, ये देखो नंबर शेप है। s तो क्या है, सर्कुलर है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, तो अकेले s में तो क्या नोडल एरिया नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा s अगर इसके साथ आता है तो बीच का एरिया जहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0, तो वो एरिया क्या कहलाता है बच्चों, नोडल कहलाता है, 1s और 2s के बीच वाला। लेकिन अगर p की बात करोगे तो p में आप देखो इस लोब में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इस लोब में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ये एरिया तो बीच वाला क्या हो गया, ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो यहाँ पे ये वाला एरिया क्या हो गया बच्चों, नोडल एरिया कहलाता है। बात समझी। तो p ऑर्बिटल में s में तो नहीं होता, s के ऑर्बिटल के अंदर p के अंदर ये पाया जाता है। तो p के अंदर जब अपन इसके मैग्नेटिक नंबर निकालते हैं बच्चों, एक तो हो जाता है माइनस का n px के लिए, ठीक है, बीच वाला 0 हो जाता है pz के लिए, ये वाला जो होता है ना x प्लस l और माइनस l, ये होते हैं बच्चों px और py के लिए। जब p z एक्सिस पे आता है तो वो एरिया वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो जब अपन मैग्नेटिक नंबर बताते हैं तो मैग्नेटिक नंबर हम कैसे बताते हैं, -n, 0 और फिर +s। बात समझ गए, ये आपका मैग्नेटिक नंबर निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई। ये p के लिए ऐसा निकलेगा, s के लिए तो होता ही नहीं क्योंकि s तो एक ही पार्टीशन है। p में कितने पार्टीशन है बच्चों, 3 पार्टीशन है, 3 पार्टीशन का वैल्यू ऐसा। d के लिए आ जाएगा, d के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर अपन बात करें तो 1, 2 ये आ सकती है वैल्यू। अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ भी -l, 0, ये +l और ये वाला भी +l। बात समझ गए। अगर अपन इसकी बात कर लेते हैं, f की बात कर लेते हैं, तो एक और -l, एक और +l। पॉइंट समझ में आया। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, बीच वाला जो होगा वो क्या रहेगा, हमेशा 0 वाला रहेगा, z एक्सिस वाला 0 रहेगा, उसके अलावा बाकी सारे जो रहेंगे वो बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आएंगे। क्लियर है ना, ठीक है। ये अपन मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। नोडल एरिया क्या होता है बच्चों को समझ में आ गया। डी के अंदर भी पाया जाएगा, डी के अंदर भी 2 लोग हैं, तो वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं वो क्या हो गया, नोडल एरिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ तो है ही नहीं जगह इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए, तो एरिया क्या हो गया, 0, नोडल एरिया बनाया। बात समझ गए। अब आते हैं बच्चों 4th वाले नंबर पे, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पिन को क्वांटम नंबर, है ना। स्पिन नाम से क्या समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन का घूमना, ठीक है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब अपन ने क्या बताया था पार्टीशन में, हमने कहा 2 लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो 2 लोग कभी भी है ना साथ नहीं रह सकते। मतलब अपन अगर इसको नॉर्मल समझना चाहे तो हम क्या कहते हैं कि 2 लोग, आपको क्या दिया, एक बेड दिया, जहाँ पे पार्टीशन क्या कहा था, रूम के अंदर बताया भाई इतनी स्पेस है कि एक बेड रख सकते हैं, उसमें 2 जने क्या कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अब अगर दोनों के क्या है, दोनों के बीच में बनती नहीं है, दोनों एक ही साइड सर रख के सोएंगे तो झगड़ा करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, रूम से बाहर निकलना पड़ेगा।
तो क्या होता है, दोनों क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके सोते हैं। इसकी शक्ल नहीं देखनी, इसको इसकी शक्ल नहीं देखनी, तभी वो स्टेबल रह पाते हैं। झगड़ालू लोग हैं, अगर एक रूम में रहना चाहें तो कैसे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट मान लेते हैं हम लोग, हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, तो क्या करते हैं, एक बच्चा इसकी शक्ल नहीं देखेगा, दूसरा इसकी शक्ल नहीं देखेगा, तभी वो दोनों आराम से रह पाएंगे। अब हॉस्टल में रूम अलॉट हो गया तो उनको ऐसे ही रहना पड़ेगा, रूम भी बदल नहीं सकते, ठीक है, और शक्ल भी देखना पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ठीक ऐसे ही क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, आप देखो, ये है आपका न्यूक्लियस, हमने कहा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाता है तो दूसरा वाला बच्चों इस वाली डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि दोनों अगर बच्चों एक साथ चले गए, इसकी डायरेक्शन ये, अगले वाले की भी ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जाके टकरा जाएंगे। इससे दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की क्या होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होगी। बात समझे, ठीक है। अगर जैसे मान लो ये वाला जाएगा इस तरफ तो दूसरा वाला जाएगा इस तरफ, समझ गए, दोनों क्या रहेंगे, ये इधर से घूमेगा, वो वाला इधर से घूमेगा, तो दोनों आपस में टकराएंगे। पॉइंट समझ रहा है, ठीक है। तो दोनों का मूवमेंट जो होता है, दोनों की घूमने की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, दोनों अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। क्लियर है ये चीज। तो अपन क्या बताते हैं इसको, अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, प्लस हाफ वैल्यू आएगा। अगर ये नेगेटिव उसमें जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या वैल्यू आएगा बच्चों, नेगेटिव। तो स्पिन क्वांटम नंबर अपन क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताते हैं, जिसको किससे बताते हैं, स्मॉल एस से बताते हैं। बात समझ गए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस हाफ। और अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो ये रिलेशन से भी निकाल सकते हैं बच्चों, एस एस प्लस 1 वैल्यू रख के अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं, आंसर निकालते हैं, तो अपना क्या आ जाता है, स्पिन को क्वांटम नंबर आ जाता है। तो चारों क्वांटम नंबर समझ में आ गए बच्चों, कैसे बताते हैं अपन। फर्स्ट वाला क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको अपन किससे बताते हैं, शेल या ऑर्बिट से बताते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एन से, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5, तो के एल एम एन इस तरह से हम वैल्यू मान लेते हैं। अगर एन का वैल्यू 1 है, इसका मतलब के की बात हो रही है, 2 है तो एल, 3 है तो एम, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद बच्चों हमने बताया एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब शेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, सब शेल भी मिलते हैं, उनको ऑर्बिट कहते हैं, तो इनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। 4 टाइप के होते हैं, एसपीडीएफ, जहाँ पे इसको अपन प्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, स्मॉल एल से करते हैं। वैल्यू क्या हो जाता है, 0 1 2 3 एसपीडीएफ। सबके शेप हम लोगों ने देख लिए, एस है स्फेरिकल, पी है डबल, डी है डबल डबल, और एफ जो है कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और अपन ने बता दिया एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितने 14, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो क्या बताता है अपन को, नोडल एरिया के बारे में जानकारी देता है और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताता है। एस के अंदर तो सर्कुलर है, तो वहां पे कोई भी नोडल एरिया नहीं है, ठीक है। पी के अंदर अपन बात करते हैं तो पी का बीच में सेंटर पार्ट नोडल एरिया हो जाता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ मिलेगा, बीच में 0। इसी तरह से डी एफ के अंदर भी अपन को क्या मिलेगा, मिड वाला पार्ट क्या मिलेगा बच्चों, नोडल एरिया मिलेगा। और उसके अलावा अगर अपन मैग्नेटिक नंबर बताते हैं उसको स्मॉल एम से बताते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा एल की फॉर्म में होती है, प्लस एल और माइनस एल, समझ गए इतना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर पे। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, प्लस हाफ स्पिन होता है और माइनस हाफ होता है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। बात समझ गए। इसीलिए अपन ने देखा था ना बच्चों, अरेंजमेंट देखा था, एस के अंदर क्या होता है, एस में इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है, मतलब इसका क्या वैल्यू आएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ। वैल्यू क्या हो गया स्पिन 0, ठीक है। अगर पी के लिए निकालते हैं, पी के अंदर 6 है, ये देखो इसका भी वैल्यू कितना जाएगा 0, प्लस 3 है तो माइनस 3 है 0। डी में निकालते हैं, डी में कितने बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 अपोजिट डायरेक्शन में, 5 सेम डायरेक्शन में, तो 0। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों 7 वाले पे। डी के अंदर आपको देख लो, एफ के अंदर सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो गई, तो रिजल्टेंट स्पिन कितना आ जाता है बच्चों, 0 आ जाता है। क्लियर है ये चीज, ये 4 क्वांटम नंबर समझ में आ गए बच्चों अच्छे से। अब अपन चले आगे, ठीक है। रख कर दो इसको, हाँ लिखो, नोट करो इसको। अब बच्चों इसके नोट से लेना और उसमें से पढ़ लेना ये चीज को। उसमें या तो आपकी बुक में दे रहे हैं इसको, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ में तो आ गया, समझ में आ जाते तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी।
क्या हुआ? क्या हुआ? दो, इसमें दो ही आ सकते हैं, देख लो ये कैपेसिटी भी देख लो, ध्यान रहेगी, है ना। इसको नोट कर लो बच्चों यहाँ पे कि एस के अंदर अपन कितने बताते हैं, एस में बताते हैं मैक्सिमम 2, पी के अंदर बताते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर बताते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में बताते हैं अपन 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि भैया इनके अंदर कंपार्टमेंट है और हर कंपार्टमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। तो अगर पी में 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब पी में कंपार्टमेंट कितने होंगे, कितने होंगे? हाँ, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पी में कंपार्टमेंट कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 3 में 1 में 2 तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, 3 कंपार्टमेंट में। टी में कितने कंपार्टमेंट होंगे, 5, और एफ में कितने होंगे, 7। आगे लिख दिया तुम लोगों ने, आगे चले आओ। ठीक है, रख दो उसको, ये सब समझ में आ गए। ठीक है, बुक से पढ़ना बच्चों, एक बार घर जाके नोट से पढ़ना और उसके बाद फिर देखना कि कोई डाउट आ गया तो पूछना मुझसे, मैं पूछूंगी तुमसे बुलाते कल फिर क्या होता है। क्वांटम नंबर इजी होगा वैसे तो, है ना, ये आगे तक काम आता है, ये तो अपन को आना ही चाहिए। स्टार्ट करें बच्चों, यहाँ पे देखते हैं अपन, देखो रूल्स ऑफ फिलिंग सब शेल्स, है ना। सब शेल को भरने का तरीका अपन ने क्या कहा था बच्चों, शेल होती है, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी हम पढ़ के आए थे कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने अधिकतम मैक्सिमम 6, फिर डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को भरने का ऑफो साइंटिस्ट का प्रिंसिपल था। ऑफो साइंटिस्ट ने क्या बताया बच्चों अपन को कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल पे पहले भरे जाएंगे जिनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, एक बार देखो एस का अपन ने बताया, एस जो होता है छोटा होता है, इसका मतलब एनर्जी कम है तो नीचे पाया जाएगा। उसके ऊपर मिलेगा बच्चों पी, पी के अंदर भी क्या है, कम इलेक्ट्रॉन है, कम एनर्जी है। उसके बाद आता है डी, डी में क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो एनर्जी बढ़ गई। इसके बाद आता है बच्चों एफ। ठीक है, अगर आपको एनर्जी वाइज देखना हो तो सबसे कम एनर्जी एस की होती है, उसके बाद आती है बच्चों पी की, फिर डी की, फिर उसके बाद एफ की। ठीक है, तो ऑफको का प्रिंसिपल जो था उसने क्या कहा था, ऑफो साइंटिस्ट ने उसे ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाएगा जिस लेवल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जो छोटा लेवल होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद आगे चलते जाओगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, अगर अभी डायग्राम देखो तो सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s। ये 2 और 3 क्या है, शेल्स के नंबर है जो अपन ने कहा था फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर वाला एस, सेकंड फ्लोर वाला एस, बात समझे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में पी अभी आया नहीं, पी कहाँ से चालू होता है, सेकंड फ्लोर से कमरा चालू होता है, बात समझना बच्चों। यहाँ पे देखो जैसे वापस देख लेते हैं अपन, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद क्या है आपका के शेल, उसके बाद क्या है बच्चों एल शेल, उसके बाद है बच्चों एम, एम के बाद क्या है आपका एन शेल। ध्यान देना एस जो है रूम, एस टाइप का रूम आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा। एल वाले फ्लोर पे जाओगे तो एस और पी शेप मिलेगा, थर्ड वाले पे जाओगे तो एस पी और फिर उसके बाद डी टाइप का रूम मिलेगा। मैंने क्या कहा था कि फ्लोर पे जो मिलते हैं डिफरेंट टाइप के रूम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा बच्चों। ठीक है, चेंज क्या होगा कि आप कह रहे हो कि मतलब आपको फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ एस टाइप के रूम मिलेंगे सारे, जैसे आप सेकंड फ्लोर पे जाओगे एल शेल पे जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, दोनों टाइप के रूम मिलेंगे, एस और पी टाइप के। एम वाले पे जाओगे तो एस पी और डी 3 टाइप के रूम मिलेंगे, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे तो आपको चारों टाइप के क्या मिलेंगे बच्चों, रूम मिलेंगे। ये एफ आ गया, ये एस, ये पी, ये डी। एस सर्कुलर, पी डबल, डी डबल डबल। समझ गए, आप समझ में आ गया आपको। ये फर्स्ट फ्लोर वाला ऐसे, ये फोर्थ फ्लोर वाला ऐसे, और आगे बढ़ता जाएगा, और भी फ्लोर आएंगे तो बढ़ता जाएगा। पी आपको सेकंड फ्लोर से चालू होगा, डी वाले रूम आपको थर्ड फ्लोर से मिलेंगे, और फोर्थ फ्लोर से आपको एफ टाइप के रूम मिलेंगे। तो आप देखो उससे पहले लिखे भी नहीं है वो चीज, है ना, ध्यान दो यहाँ पे देखना इसको। एस जो है आपको 1s, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद जाएगा 2s में, 2s के बाद पी वाला आ गया तो 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में, 3s के बाद बच्चों 3p में जाएगा, फिर जाएगा बच्चों किसमें, 4s में। अब हम कहेंगे थर्ड सीरीज के अंदर क्या आ गया था अपना, डी भी तो आ गया था, तो डी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता था, लेकिन किसमें गया, एस में गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप ध्यान दो बच्चों, क्योंकि डी की एनर्जी एस के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी कम है वहां पे इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करता है। तो पहले गया फिर 4s में, उसके बाद आया 3d में, फिर आया 4p में, फिर आया 5s में, फिर 4d में बाद में गया है। हमेशा d में बाद में जाएगा, s में पहले जाएगा, क्योंकि s की एनर्जी क्या है बच्चों, ज्यादा है। ठीक है, सॉरी s की एनर्जी कम है, d की ज्यादा है, इसलिए पहले s में जाएगा, d में बाद
बाद में जाएगा, फिर 14, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f में बाद में गया क्योंकि ये ऊपर हायर एनर्जी लेवल है ये। 4f, फिर 5t, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6t, फिर 7p, फिर आगे कंटिन्यू इसी तरीके से जाता रहेगा। बात समझ गए बच्चों? ये इस तरह का क्यों है पैटर्न, क्योंकि अपन क्या बताते हैं, उसी एनर्जी लेवल में एनर्जी में जाता है इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगर अपन बच्चों इसको इस तरह सिस्टमेटिक लिखना चाहे तो क्या लिखोगे? अगर इलेक्ट्रॉन भरेगा तो कैसे भरेगा बच्चों? यहाँ देखना, मैं बात कर लेती हूँ हाइड्रोजन की, फिर आता है आपका हीलियम, फिर आता है बच्चों लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। क्लियर है? अब अपन कहते हैं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ गया? 1s के 1 में। फर्स्ट फ्लोर में एक आदमी रह रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, समझे? यहाँ देखो कितने हो गए, हीलियम में 2, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाएंगे? s में 2, फिर 2s में 1, ठीक है। बेरिलियम में क्या होंगे बच्चों? 1s2 और 2s2, s में 2, ठीक है। बोरोन के अंदर क्या हो जाएंगे? 1s2, 2s2, फिर यहाँ से p ऑर्बिटल चालू हो जाता है बच्चों 2p, सेकंड फ्लोर वाला p, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखते हैं अपन। ये जो नंबर लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आता है बच्चों कार्बन, देखो 1s2, 2s2, फिर 2p2, फिर आता है नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, ये तो पहले से भरे हुए। अब किस में जा रहे हैं? p में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 3, इसमें क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p4, फ्लोरीन का आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p5, नियोन के लिए आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। अब इसके लिए नियोन के लिए सारे इलेक्ट्रॉन भर गए। अब अगला वाला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? p के बाद क्या आएगा? 3s। बात समझे बच्चों? ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। ऑप्पो का नियम क्या कहता है? उस लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे जहां पर एनर्जी कम है, उसके बाद वालों में इलेक्ट्रॉन बाद में भरोगे। इतना क्लियर हो गया बच्चों? ये देख के समझ में आ गया आपको कैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, नोट करो। 1 to 30 एटम का, इसको जो मैंने लिखा बच्चों क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख लो, जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑफ electron in orbitals known as electronic configuration of that atom। लिखो, डेफिनेशन लिखो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन नोट करो बच्चों। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in subshells, filling of electron in subshells is known as electronic configuration of that atom। Filling of electron in subshells is known as electronic configuration of that atom। ये जो आप भर रहे हो ये क्या बताते हो? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हो। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों तो आपको लिख के बताना पड़ता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो आप लिखोगे 1s1, हीलियम में क्या लिखोगे? 1s2, फिर आगे बढ़ते जाओगे सभी एलिमेंट के लिए। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एटम। जिस भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए वही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन भरे हैं आपने उस एटम के इलेक्ट्रॉन के नंबर के हिसाब से। बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चों, ऑप्पो का प्रिंसिपल समझ में आ गया। उस लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं बच्चों अपन n+l रूल पे। ये रूल क्या कहता है? इस रूल का देखो बच्चों, यहाँ पे ये रब कर दिया मैंने। अब आते हैं बच्चों अपन n+l रूल पे। n+l रूल क्या कहता है? n वैल्यू क्या थी बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या था आपका? एजिमुथल क्वांटम नंबर। अभी पढ़ गया है अपन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से बताया था, मतलब ये आपकी क्या थी? शेल, और ये क्या था आपका? सबशेल। ये कहता है n+l रूल कहता है कि n+l को वैल्यू प्लस करने के बाद जिसका वैल्यू कम आता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद बाहर वालों में इलेक्ट्रॉन भरो। बात समझ में आई? यहाँ पे देखो बच्चों, एग्जांपल से देखते हैं अपन। अगर अपन बात करते हैं 1s के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शेल क्या है? k शेल मतलब 1। s के लिए सब शेल का नंबर क्या आ जाता है? 0। l का वैल्यू कितना था? s के लिए 0 था, ध्यान है, तो ये वैल्यू 1 हो गया। इससे अपन इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं? 1s में पहले भरते हैं। 2s का देखो बच्चों, शेल कौन सी हो गई? l शेल वाला है, सेकंड फ्लोर वाला। तो देखो यहाँ पे देखो 2 + 0 कितना हो गया बच्चों? 2 है ना। n+l वैल्यू है ये, क्या है ये? n+l वैल्यू लिखते जा सकते हो आप। 3s के लिए बात करूँ तो यहाँ पे 3 और 0 कितनी हो गई? ये 3। उसके बाद 3p आता है बच्चों। देखो ये तो क्या है? शेल तो कितनी है? 3 चल रही है इसकी, लेकिन यहाँ पे p के लिए कितना आ जाता है वैल्यू? 1, तो कितना आ गया? 4। उसके बाद आते हैं बच्चों 3d के लिए अपन, तो देखो यहाँ पे 3d के लिए 3 और d के लिए वैल्यू कितना हो जाता है? 2, और ये क्या हो गया बच्चों? 5।
इसीलिए इलेक्ट्रॉन डी में पहले नहीं भरा जाता। किसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है बच्चों? 3p के बाद अपन पढ़ते हैं 4s में। देखो यहाँ पे 4s के लिए ये वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 4। s के लिए वैल्यू कितना होता है? l का 0, तो कितना आता है टोटल? 4 आता है। बात समझ के? अब यहाँ पे नोटिस करना बच्चों, दोनों वैल्यू क्या है? दोनों 4 है। अब किसमें इलेक्ट्रॉन भरे? पहले कंडीशन क्रिएट हो गई, 3p के लिए वैल्यू 4, इसके लिए वैल्यू 4। अब किसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाए? तो हम क्या देखेंगे बच्चों, जिसके लिए l का वैल्यू कम होगा, ठीक है, सॉरी जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। n का वैल्यू दोनों में से किसमें कम है? 3 कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आप किसमें भरोगे? 3p में पहले भरोगे, 4s में कार्बन भरोगे। क्लियर है कंडीशन? अब 4s के बाद क्या था बच्चों आपका? 3d था। 3 + 2 कितने होगा बच्चों? 5। उसके बाद क्या है अपना? 4p, ये 4 है, p के लिए वैल्यू क्या आता है बच्चों? 1, और ये क्या हो गया? 5। अब वापस सेम वही कंडीशन 5 5। आप किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे? जिसका n का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? कम होना चाहिए। n का वैल्यू 3 के लिए कम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 3d में भरेगा, उसके बाद किसमें भरेगा? 4p में भरेगा। बात समझ में आई? कैसे निकले बच्चों? ये ऐसे ही प्लस कर करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया n + l रूल। अब बच्चों बाकी जो बचा है अपना हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, और दूसरा वाला बचा हुआ है अपना पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, कोई डाउट है? आपको कोई डाउट है जो अभी पढ़ा आपने? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब आपको होमवर्क क्या है? आप क्या करोगे? ऑफो प्रिंसिपल में 1 to 30 एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाओगे। नोट करो, राइट? एटॉमिक नंबर 1 to 30, राइट? ये कल होमवर्क देखूंगी मैं, आके चेक करूंगी। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम 1 to 30, 1 से 30 एटॉमिक नंबर वाले एटम का आपको क्या लिख के लेके आना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर आप नेक्स्ट से निकालो तो 30 तक मिल जाएंगे। नोट्स ये लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी ले लेना, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं तो आपके उसमें भी है, आपके ऐप पे पढ़ा हुआ है नोट्स इसका, आप वहां से पढ़ सकते हो। 1 2 3 4 के बाद आप देखो, आप निकाल लेना, सीरीज आपको पूरी मिल जाएगी। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है कौन सा एटम होता है। सीधी सी बात आपको पता है कि एटॉमिक नंबर किससे रिलेटेड होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं कहूँ 21, मतलब 21 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 21। अब अरेंज आपको करना है भाई, 1s में 2 जाएगा, 2s में 2 जाएगा, और आपको पता है पहले कौन सा आएगा। अभी वो सीरीज बनाई थी अपन ने, ठीक है, वो वाले के अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि पहले वाले में किसमें आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रख के कल इसका होमवर्क लेके आओगे, ठीक है? हाँ, ये सेम ऐसे ही नहीं बनाना, नहीं लिख के तो ऐसे लिखोगे 1s में 2, 2s में 2, जो मैंने अभी लिख के बताया था वैसे, ठीक है? समझ में आ गया? कोई डाउट है बच्चों? डाउट हो तो पढ़ के आओगे और कल मुझसे पूछोगे, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।